जय हिंद दोस्तों। जैसे कि आपको मालूम ही है कि हम जो हिस्ट्री की सीरीज चालू करके रखे हैं, हम उसमें ही देखते हैं। गौरी ने जैसे ही शासनकाल प्रारंभ किया और उसका यहाँ पे कहें तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने उसकी लड़की से शादी कर लेते हैं और अपना पूरी जो गौरी पूरा जो राजपाट जीता था, पूरा धन दौलत जीतता है और कुतुबुद्दीन ऐबक के दे के चला जाता है और मर जाता है। यहाँ तक कि हम बता चुके थे। इसके बाद हम देखें तो कुतुबुद्दीन का साम्राज्य काल चालू होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं गुलाम वंश। कौन सा? गुलाम वंश। दिल्ली सल्तनत काल यहाँ से अब प्रारंभ होती है हमारे में। कौन सी का सल्तनत? दिल्ली सल्तनत। कौन सी? दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत में हम देखें तो 5 वंशों के बारे में हमें पढ़ना पड़ेगा। कौन कौन से? गुलाम वंश, खिजली वंश, गुलाम खिजली, तुगलक, सैयद और लोधी वंश। इन वंशों के बारे में पढ़ना पड़ेगा। जैसे गुलाम वंश देखें तो हम देखते हैं 1206 से लेके 1290 तक क्या गुलाम वंश का शासनकाल रहा है। इसके बाद खिजली वंश देखें तो 1290 से लेके 1320 तक। इसके बाद तुगलक वंश देखें 1320 से लेके 1414 तक। ओके। सैयद वंश 1414 से लेके 1451 तक, 51 तक। इसके बाद लोधी वंश 1451 से लेके और 1526 तक, पानीपत के युद्ध तक। इस प्रकार हमें इनके बारे में पढ़ना पड़ेगा। जो देखें तो गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक, खिजली वंश के जलालुद्दीन खिजली, ठीक है, तुगलक वंश के गयासुद्दीन तुगलक, सैयद वंश के देखें तो खिज्जर खान और लोधी वंश की बहलोल लोधी। तो हम स्टार्ट करते हैं गुलाम वंश। इसमें दिए हैं, हम क्रम बाई क्रम पढ़ेंगे। गुलाम वंश में हमें किन किन शासकों को पढ़ना है? कुतुबुद्दीन ऐबक, आराम शाह, इल्तुतमिश, रुकनुद्दीन, रजिया सुल्तान, बहराम, अलाउद्दीन, नरसुद्दीन, बलबन। बलबन के बाद कैकूर और कैमूर। इन वंशों के, इन शासकों के बारे में और इन वंशों के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं गुलाम वंश। गुलाम वंश पहला शासक कौन है गुलाम वंश का? कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में हम बात करें तो यह है, देखते हैं तो हम अगर भारत का मैप बनाएं लाहौर के साइड, जो अभी तो ये तो पट गया, उस समय यह पूरा था। तो लाहौर के में लाहौर था, यहाँ पे लाहौर, लाहौर में ही गौरी ने इसको रखा हुआ था। वहाँ का लाहौर का एक प्रांत इसको देकर रखा था, गवर्नर बना के रखा था। कहा था लाहौर का उस समय। इसके बाद पूरी दिल्ली सल्तनत काल इसके हाथों में आ जाते हैं, तो ये अपनी राजधानी भी लाहौर को ही बना के रखता है। स्थानांतरण नहीं करता है कि यहाँ दिल्ली आके आ जाए, यहाँ दिल्ली नहीं आता है। दिल्ली नहीं आता है, वहीं रहता है और वहीं से पूरी नजर रखता है। ओके, इस प्रकार हमें इसी जानकारी मिलती है। और दिल्ली सल्तनत काल में अगर हम देखें तो दिल्ली की गद्दी पर प्रथम मुस्लिम शासक यही था जो बैठा था। तो कह सकते हैं प्रथम शासक ऐबक था। दिल्ली प्रथम मुस्लिम शासक कौन? ऐबक। ओके, कौन था? प्रथम शासक ऐबक था। इसके बारे में एक चीज और बताएं
इसने कभी भी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की। इतना सब कुछ मिलने के बाद भी इसने उपाधि धारण की, और यह पहला तुर्क था, दिल्ली सल्तनत का पहला तुर्क था जो गद्दी पे बैठा। ये भी याद रखना, पहला मुस्लिम और पहला तुर्क, दोनों ये वक्त था। ओके। और तो कहें तो इसने एक उपाधि धारण की, सिपाही सलार की उपाधि। कौन सी उपाधि? सिपाही सलार कि मैं ओनली राजपाट को देख रहा हूं, मैं इसका वास्तविक मालिक नहीं हूं, ओनली मैं देख रहा हूं इस राजपाट को। समझ में आया? इतना इसने अपने किया। तथा यह उस समय का कुरान इसको मौखित याद था। क्या था? इसको कुरान मौखित याद था, ऐसा कहा जाता है। तो कुरान खान की उपाधि इसने, इसकी उपाधि देख, कुरान खान की उपाधि भी इसने धारण की। किसकी? उपाधान की उपाधि भी इसने हमें देखने को मिलती है। तथा यह दिल का बहुत अच्छा था। क्या था? दिल का बहुत नेक था, ऐसा कहा जाता है। तो इसने क्यों हातिम की भी उपाधि धारण की। लोगों ने इसको हातिम कहा। क्या कहा? हातिम। हातिम क्या क्या? हातिम कहा। और क्या कहा? लाख बख्श, लाख बख्त। लाख बख्त का मतलब लाखों का दान देने वाला। यह अपने समय पे बहुत सारी लाखों की चीजें यह दान में दे देता था लोगों को, इसलिए इसको लाख बख्त भी की कहा गया। और कहा जाता है कि इसके दरबार में बहुत सारे विद्वान भी रहते थे। कौन रहते थे? विद्वान भी रहते थे। कौन कौन विद्वान रहते थे? जैसे मिनहाज और सिराज। कौन से? मिनहाज और सिराज। और सिराज कौन रहते थे? मिनौर। कौन रहते थे? मिनौर सिराज इनके दरबार में रहते थे, जिनकी पुस्तक हमको देखने को मिलती है तबकात ए नर्सरी। नर्सरी इनकी बहुत ही फेमस पुस्तक रही, तबका ए नर्सरी। लिख दें, तबकात ए नर्सरी। ओके, तबका ए नर्सरी इनकी बहुत ही उस समय की पुस्तक रही। इनके दरबार में हसन निजामी भी रहते थे। कौन? हसन निजामी रहते थे। ताज उल नसीरी उनकी पुस्तक है। ओके। इस प्रकार हमें देखने को मिलता है कि इनके दरबार एवक के दरबार में बहुत सारे उस समय के बहुत पढ़े लिखे, क्योंकि मुसलमान थे तो मुसलमान गुरु भी रहेंगे, सीधी सी बात है। तो इस प्रकार हमें देखने को मिले हैं। ओके। इसके बाद इसने, इसके बाद हम देखें तो यहाँ पर राजस्थान के साइड, इस साइड के एरिया में, तो इसने एक अभियान किया जिसको हम लोग कहते हैं, क्या नाम से जानते हैं? बता सकते हैं कोई? जिसको हम बोलते हैं अजमेर अभियान। कौन सा अभियान? अजमेर अभियान। अजमेर अभियान। कौन सा अभियान? अजमेर। अजमेर। और यहाँ एक मंदिर था, संस्कृत विश्वविद्यालय था या मंदिर था? कौन था? मंदिर था। मंदिर पे ऊँट तुड़वाता है और मस्जिद का निर्माण करवाता है। कहाँ पे? आमेर में। आमेर में, अजमेर में। अजमेर अजमेर में वो मंदिर तुड़वाता है और वहाँ पे मस्जिद का निर्माण करता है। और यह जो निर्माण करवाया 2.5 दिन,
इसको 2.5 दिन का हम झोपड़ा के नाम से भी जाना जाता है। 2.5 दिन में इसने बनवाया था। 2.5 कितने से बोलते, मतलब 2.5 दिन, ये मराठी शब्द है 2.5, ठीक है। 2.5 दिन में इसने मंदिर को तोड़ के मस्जिद में कन्वर्ट करवा दिया। इस प्रकार हमें जानकारी इसके बारे में प्राप्त होती है। तथा इसने एक मस्जिद का भी निर्माण करवाया। पहले हम लिखते हैं 2.5 दिन का। अजमेर, अजय मतलब 2.5 दिन का झोपड़ा, ओके। और इसने एक मस्जिद का भी निर्माण करवाया। कौन सी? कुबतुल। कौन सी? कुबतुल। मस्जिद, मस्जिद, कुतुब मस्जिद का भी इसने ही निर्माण कराया, जो कहा जाता है कि पहली भारत में बनने वाली मस्जिद थी। कौन थी? भारत की प्रथम मस्जिद, पहली प्रथम मस्जिद थी, ओके। किसने बनवाई थी? युवक ने, कुतुबुद्दीन युवक ने बनवाई थी, ओके। और इस पहली बार हम देखें तो इंडो इस्लामिक का हमें साक्ष्य इसी से मिलता है, कुबतुल से। कुबतुल जो मस्जिद है इससे ही हमें मिलते हैं। और कहा जाता है कि जो मस्जिद है इसके प्रांगण में एक लोह स्तंभ लगा हुआ है जो चंद्रगुप्त द्वितीय का है, गुप्त वंश के चंद्रगुप्त द्वितीय का है। उस पर उनके लेख लिखे हुए हैं कुछ, ओके। इसके बाद हम देखें तो इनके गुरु बख्तियार काकी थे। कौन थे? बख्तियार काकी। बख्तियार काकी के यह बहुत ही प्रिय थे और इनके प्रिय बख्तियार काकी थे, एक दूसरे के बहुत ही प्रिय थे। कहा जाता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक इतना उनसे प्रसन्न था कि उनके लिए एक मीनार का निर्माण कराया, जिसे हम लोग कुतुब मीनार के नाम से जानते हैं। लेकिन कुतुब मीनार का तो इसने निर्माण करना प्रारंभ किया, ठीक है। प्रारंभ किया, कभी किया? 1193 में। कभी? 1193 में। किंतु उसको पूरा नहीं कर पाया। कुतुब मीनार कभी 1193 में बनवाना चालू करता है, लेकिन पूरा नहीं कर पाता है। पूरा कौन करता है इसको? जो मीनार है उसके 2 मंजिल कुतुब ऐबक छोड़ के जाता है। उसके बाद हम देखें तो इसको पूरा करवाता है तो 3 मंजिल किसने कराई? इल्तुतमिश ने कराई। किसने? इल्तुतमिश ने कराई। लेकिन इस पे बिजली गिर जाती है, मतलब यार टूट जाती है। किसके समय? मोहम्मद बिन तुगलक के समय। और फिरोज शाह तुगलक इसको पूर्ण तरीके से फिर से बनवाता है। तो पूर्ण निर्माण किसने कराया? फिरोज शाह तुगलक ने, ओके। लेकिन जब अलाउद्दीन खिलजी का समय आता है तो इसकी प्रतिद्वंद में अलाउद्दीन जो था वो इसके प्रतिद्वंद में एक मीनार का निर्माण करवाते, जिसे हम लोग अलाई दरवाजा कहते हैं। उसका नाम क्या था? अलाई मीनार। उसके द्वंद में तो जो इंजीनियर थे उन्होंने अच्छे तरीके से उसको नहीं बना पाया, तो थोड़े ही बन पाए, 1-2 मंजिल। उसके बाद जैसे कुतुब मीनार देखे तो इस प्रकार से ऐसे उसमें बटे हुए हैं, इस प्रकार क्यों है, ठीक है। लेकिन जो अलाउद्दीन ने अलाई दरवाजा था वो इस प्रकार चला गया, ऊपर से क्रॉस करना चाहिए था, बल्कि उसने सीधा ही चला चौकोर, इसलिए ऊपर नहीं बन पाई। और जितनी बनती उसके बाद गिर जाती, बनती गिर जाती। इसलिए यह 1 या 2 मंजिल तक ही बनी, इसके बाद वह
टूटती चली गई। ठीक है, इसके बाद हम देखें तो 1210 में, कभी 1210 में लाहौर में चौगान खेलते हुए इसकी मृत्यु हो जाती है, घोड़े से गिर के। किसी चौगान खेलते हुए, कभी 1210 में, 1210 में चौगान खेल, लाहौर में चौगान किस पे खेला जाता है मालूम है? घोड़े पे बैठ के भाला लिए रहते हैं और नीचे कुछ भी रखा रहता है, जैसे पहले के बुजुर्ग खेलते थे, कपड़ा रखते थे और उसमें कपड़े में बिदाना पड़ता और उठाना पड़ता, वही जीतता था। वो निशाना साधना पड़ता है, घोड़ा बहुत अपनी स्पीड में भागता है, दौड़ता, इस प्रकार उससे देखना, उससे उठाना पड़ता है। ओके, इसके बाद इसके बारे में हमें कुछ और भी जानकारी मिलती है। इसका एक नाम की वजह से इसको विश्व प्रसिद्धि मिली है। क्यों मिली है? इसका नाम युवक था। युवक को हम कहते हैं चंद्र देवता। युवक का अर्थ होता है चंद्रमा। ओके, इस प्रकार हमें जानकारी मिलती है। और युवक के बारे में एक चीज और जानकारी मिलती है कि यह बहुत अच्छा कुशल धनुषधारी था। इसके बाद हमें मिलते हैं अगला शासक आराम शाह। कौन सा शासक? आराम शाह। कौन बनते हैं? आराम शाह। इनका शासन ओनली 1 साल का रहा, 1210 से 1211 तक। इनके बारे में हम कहें तो इन्होंने बस ओनली 8 महीने तक ही शासन किया। कितने? 8 महीने तक ही इन्होंने शासन किया। इसके बाद इल्तुतमिश ने इनको हटा देते हैं और खुद शासन करने लगता है। इल्तुतमिश ने इसकी हत्या कर देता है। और मेन हमें देखें तो दिल्ली सल्तनत काल में अहम भूमिका हमें इल्तुतमिश की ही देखने को मिलती है। किसकी? इल्तुतमिश की ही हमें देखने को इतिहास में जानकारियां प्राप्त होती हैं। हम इससे पहले एक चीज और शेयर करें आपको कि जब ये लोग आए हमारे यहाँ रहने लगे तो क्या क्या परिवर्तन देखने को हमें मिला है। जो युवक हों या फिर इल्तुतमिश हों, अगर हम देखें तो अलग अलग इनके हमें देखने को मिलते हैं। जैसे हम क्या क्या पढ़ना पड़ेगा देखे तो इनकी राजनीति, प्रशासन, आर्थिक नीतियाँ, सामाजिक नीति और कला संस्कृति, इन सबको देखते हुए चलना पड़ेगा। ओके, इस प्रकार की हमें जानकारियाँ स्पष्ट करती हैं। एक चीज और बताएं, सोमनाथ मंदिर को लूटा किसने? महमूद गजनवी ने। एक बार क्वेश्चन आया था यूपीएससी में कि जो महमूद गजनवी का सेनापति था वो उसका नाम क्या था? उसका नाम तिलक था। क्या था? तिलक। सोचने की बात है कि एक मुस्लिम आक्रमणता के साथ एक हिंदू उनका सेनापति है, तो कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं हमारे लोगों ने हमसे गद्दारी की, इसलिए तो हावी रहा। इस प्रकार हमें जानकारियां प्राप्त होती हैं। ओके, अब हम इसकी सामाजिक व्यवस्था और देख लेते हैं। किसकी? कुतुबुद्दीन ऐबक। इसकी सामाजिक व्यवस्था में हम देखें तो इसने अलग अलग प्रकार के लोगों को जोड़ के रखने की कोशिश की, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, इसने जोड़ के रखा। तभी तो इसने उपाधि हातिम की ये लाखों में दान देता था। लखपत सबके लिए प्रिय था, हातिम सबके लिए प्रिय था, लखपत मतलब सबको लाखों का दान देता था। ओके, इसके बाद अपने आप को कभी शासक घोषित नहीं किया कि मैं इधर भारत में आया हूँ, मैं भारत में ओनली काम करने के लिए आया हूँ, ना कि यहाँ का शासक बनने के लिए। समझ में आया? हाँ, लेकिन
एक मुस्लिम आक्रमता था, एक इसमें कोई बुराई नहीं, क्योंकि इसने अजमेर अभियान किया। तो जो हिंदू मंदिर था, हिंदू मंदिर संस्कृत का, संस्कृत संस्कृत या विश्वविद्यालय या विद्यालय उसको इसने तोड़ा। क्या किया? तोड़ा। और अढ़ाई दिन का एक मस्जिद निर्माण कराया। हाल हातिम, लेकिन काम अच्छे नहीं किए। दिलदार था, सब कुछ कि लाखों में दान दे रहा है, हातिम था, सबके लिए न्याय अच्छा करता था, सब अच्छे करते थे, लेकिन इसने भी भेदभाव कहीं ना कहीं किया। ओके, इसके बाद हम देखें तो स्थापित कला में देखें तो या संस्कृति कला में देखें तो इसके समय कुतुब मीनार का निर्माण हुआ। एक स्थापित कला में एक हमारे लिए छाप छोड़ के गया। ओके, और इसने इंडो ग्रीक सत्ता अपनाई। कौन सी? इंडो इस्लामिक में हम देखें मस्जिद का निर्माण कराया, जो भारत की प्रथम मस्जिद है, कुवुत्तुल, यह पहली मस्जिद हमें देखने को मिलती है। और एक चीज और बताएं कि यह अपने गुरु से बहुत पसंद करता है, तभी तो उसने कुतुब मीनार का निर्माण कराया। ये भी हमें स्थापित कला में देखने को मिलती है। और इसने अलग अलग प्रकार के लोगों को हमें जानकारी प्राप्त होती है, अलग अलग प्रकार से इसने मदद भी की थी। ठीक है, और इसने देखें तो अलग अलग प्रकार से उद्योगों के लिए भी बढ़ावा दिया। किसके लिए? उद्योगों के लिए बढ़ावा दिया। लेकिन इसने मोहम्मद बिन कासिम के जो कर लगाए गए थे उनको समाप्त नहीं किया था। जजिया, जकात, खरात और खम्बा। जजिया गैर मुसलमानों से, जकात मुसलमानों से, लेकिन किनसे लिया जाता था? जकात मुसलमानों से, लेकिन धार्मिक कर था ये। ठीक है, खराज देखे तो भू राजस्व था इसका। और खंबा लूट का सामान। इस प्रकार हमें देखने को मिलता है। और इसने क्या किया? इसने जो राजपूत उस समय पे इस पे हावी होना चाह रहे थे, उसको इसने रोकने का प्रत्यंत किया, कोशिश की। तभी तो इसने देखें तो यहाँ पे अजमेर अभियान किया और दिल्ली में कुतुब मीनार का निर्माण कराया। क्यों कराया? कि यहाँ तक मेरा क्षेत्र है, यहाँ तक कोई एंट्री नहीं करेगा, इसलिए उसने यह सब किया। समझ में आया? इसके बाद हम और देखें तो इसने दिल्ली से लेके लाहौर तक, लाहौर में क्यों बैठा है दिल्ली से? क्योंकि इसको मालूम था कि मैं पहला शासक बनना हूँ गौरी के बाद, हो सकता है मैं दिल्ली में बैठूं इधर तो कोई भी राजपूत आके मुझे ठोक सकता है, इसलिए मैं अपना खेल लाहौर को बनाता हूँ। अगर ऐसा कभी हुआ और राजपूत जो बचे थे वो मुझ पे हमला करने के लिए आए तो मैं फटाक से यहाँ से अपने यहाँ पे चला जाऊंगा। समझ में आ रहा है क्यों किया था इसने लाहौर? और राजा की उपाधि या सुल्तान की उपाधि क्यों धारण नहीं की? सफेद सलार की उपाधि क्यों धारण की? क्योंकि यह प्रथम शासक था और इसको कहीं ना कहीं भय था
कि अगर मैं राजा की उपाधि धारण कर लूँगा तो उस समय के जो राजपूत बचे हुए हैं वो मुझ पे हमला कर देंगे, क्योंकि यह मेरा नहीं है, मेरे ससुर ने मुझे उपहार में दिया है, दहेज में दिया है। समझ में आ रहा है क्यों किया ऐसा? और इसके बाद हम देखें तो वंशागत जो इसकी गद्दी थी, वंशागत दिल्ली वंशागत हो गई। कौन से हो गई? वंशागत हो गई। समझ में आ रहा है? क्योंकि आराम शाह के बाद इल्तुतमिश वो तो मार डालता है, वो मजबूरी में उसने सोचा था वंशागत हो, ठीक है। लेकिन इल्तुतमिश से देखें तो कंटिन्यू हमें वंशागत देखने को मिलती है। लेकिन फिर आगे चल के बलवंत किसी को मार देते हैं, बताएंगे आगे किसको मारते हैं, फिर खत्ती छीनते हैं और फिर आगे को बढ़ने लगते हैं। इस प्रकार हमें इस काल में देखने को मिलता है, राजपूत काल में, दिल्ली सल्तनत काल में। हमें आ रहा है? इस प्रकार हमें लेके चलना पड़ेगा। और कहें तो इसने समाज कल्याण के तो इसने कुछ बेहतर काम नहीं किए, लेकिन इसके बाद जो इल्तुतमिश आता है उसने अपनी नीतियाँ बहुत अच्छे से निभाई, जो हमें अलग अलग रूप में देखने को भी प्राप्त होती हैं। ठीक है, आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, क्योंकि इल्तुतमिश को पढ़ने के लिए हमें पूरा सेपरेट लेक्चर चाहिए, कम से कम 30 से 35 मिनट का। इसलिए आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे इल्तुतमिश के साथ, उसके ऊपर उसकी सामाजिक कल्याण, प्रशासनिक सेन व्यवस्था, क्या क्या उसने चालू किया, क्या क्या कल्याणकारी कार्य किए, क्या वंशागत था उसके समय पे, क्या वंशागत करना चाहता था, उन सब से मिलेंगे कल। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।